गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल गुरुकुल गंगानगर में। आज हम करने जा रहे हैं राजस्थान हिस्ट्री का हमारा नया टॉपिक, राजस्थान की प्राचीन सभ्यताएं। सेकंड ग्रेड कोर्स हमारे यूट्यूब चैनल पर फ्री ऑफ कॉस्ट कराया जा रहा है। सबसे पहले हमने राजस्थान की हिस्ट्री शुरू की है, जिसमें हमारे कुछ टॉपिक पहले हो चुके हैं। पहला टॉपिक था हमारा प्रजामंडल, दूसरा हमारा राजपूत रियासतों की अंग्रेज़ों से संधियां, और हमारा तीसरा टॉपिक था राजस्थान के किसान आंदोलन, राजस्थान के जनजातीय आंदोलन, और हम शुरू करने जा रहे हैं राजस्थान की प्राचीन सभ्यताएं। इस टॉपिक से हमें कम से कम 2 प्रश्न देखने को मिलते हैं। इससे पहले हम ये वीडियो शुरू करें, आप अपने इस YouTube चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट ज़रूर करें कि आपको ये वीडियो कैसे लग रही है। इस वीडियो में हम कालीबंगा सभ्यता के बारे में हम पढ़ेंगे विद द बेस्ट ट्रिक। इसमें क्या क्या याद करने की बातें हैं, परीक्षा में कौन से प्रश्न पूछे जाएंगे, मानचित्र और डायग्राम की सहायता से भी हम इसको सॉल्व करेंगे, और सबसे महत्वपूर्ण चीज़ सरल भाषा में हम इसकी संपूर्ण व्याख्या करेंगे। आइए शुरू करते हैं हमारे साथ कालीबंगा सभ्यता। राजस्थान की प्राचीन सभ्यताएं। हमारी पहली सभ्यता है कालीबंगा सभ्यता। इसकी खोज 1951-52 में अमलानंद घोष ने की। अमली कह सकते हैं। अमली मतलब जो नशे करता है, अपनी धुन में रहता है। सबसे पहले उसने, जिस पे किसी ने यकीन नहीं किया, अमली ने 1951-52 में कालीबंगा सभ्यता की खोज कर दी। इसकी स्थिति मतलब ये कौन से डिस्ट्रिक्ट में है? हनुमानगढ़ में है। इसका स्थान वर्तमान में घग्गर नदी है। उस समय प्राचीन में इसको सरस्वती नदी बोला जाता था। इसका अर्थ है काली चूड़ियाँ, और मुख्य व्यवसाय है इसका व्यापार। उत्खनन यानी इसकी खुदाई कब शुरू हुई? 1971 से 1969, 1961 से 1969। इसमें क्या था, डायग्राम की सहायता से समझते हैं। डबल परकोटा था, दोहरा परकोटा, दोहरी बाउंड्री थी, जल्दी सी कोई उस पर आक्रमण नहीं कर सकता था। एक ऊंचा भाग था जो पश्चिमी हिस्सा था, जिसमें राजा लोग रहते थे। नीचा भाग पूर्वी हिस्सा था, जिसमें जनता रहती थी। व्याख्या: ऊंचा भाग पश्चिमी गढ़ी राजा का निवास स्थान, नीचा भाग पूर्वी नगर जनता का निवास स्थान। चारों ओर दोहरा परकोटा, दोहरी दीवार बनाई गई थी, जिससे इस पर किसी भी राजा या किसी भी राज्य का जल्दी से आक्रमण ना हो, और यह व्यवस्था सुरक्षा और प्रशासन के लिए बनाई गई थी। संकेत: ऊंचा भाग पश्चिमी गढ़ी राजा का, नीचा भाग पूर्वी नगर जनता का, दोहरा परकोटा, दोहरी दीवारें होती थी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रही है तो आप हमारे YouTube चैनल को लाइक करें और कमेंट करें। इसका समय था 3000 BC से 1750 BC। कालक्रम कोई पूछ ले आपसे, C14 रेडियो कार्बन पद्धति। हमेशा आपको पता है केमिस्ट्री की लैंग्वेज में किसी भी चीज़ की जीवन वर्ष या अवधि निकालनी है तो कार्बन का यूज किया जाता है। तो C14 रेडियो कार्बन पद्धति के माध्यम से इसका कालक्रम निकाला गया था। वो था 2300 BC से 1750 BC। ये किताबों में मिलता है। और C14 रेडियो कार्बन पद्धति देखेंगे तो 2300 BC से 1750 BC। ये ऐसी सभ्यता है जो 5 बार बसी और 5 बार उजड़ गई। और इसका जो पतन हुआ था वो भूकंप के कारण हुआ था, और घरों में क्या आ गई थी? दरारें आ गई थी।
भूकंप से घरों में दरारें आ गई थी। इनको 4 चीज़ों का ज्ञान नहीं था, घोड़ा, लोहा, रागी, नीला। घोड़ा, लोहा, रागी और नीला। आगे, ये किसके काल हैं? इसको बोलते हैं कांस्य युगीन सभ्यता। कांस्य युगीन सभ्यता या ताम्रकाल। अवशेष किस किस के मिलते हैं? पूर्व हड़प्पा कालीन और हड़प्पा कालीन अवशेष मिलते हैं। पूर्व हड़प्पा कालीन और हड़प्पा कालीन के अवशेष मिलते हैं। समकालीन, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जाता है, ये सभ्यता किसके समकालीन है? सिंधु सभ्यता के। सिंधु सभ्यता के ये समकालीन है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आ चुका है। कौन सी सभ्यता सिंधु सभ्यता के समकालीन है? कालीबंगा सभ्यता। हम 2nd ग्रेड का कोर्स कर रहे हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट, निःशुल्क है। इस टॉपिक के अंदर पिछले साल तक सिर्फ 4 ही सभ्यता आती थी, कालीबंगा, आहड़, बेराट और गणेशपुर। 2nd ग्रेड सिलेबस में सिर्फ 4 सभ्यताओं का ही विस्तृत अध्ययन था, बट 2026 के एग्ज़ाम में आपको इन 4 सभ्यताओं के अलावा बाकी सभी सभ्यताएं पढ़नी हैं, बट ये 4 विस्तृत अध्ययन से पढ़नी है। बाकियों के नाम और उनकी जगह कहाँ हैं और उनमें एक एक 2 बातें, उनमें क्या स्पेशल बातें हैं, ये हम इस टॉपिक में 1 बाय 1 स्टेप बाय स्टेप विद द हेल्प ऑफ ट्रिक पढ़ेंगे। अब इसकी विशेषता क्या क्या है? ये तो थी उसकी कॉमन बातें। अब इसमें थोड़ा और डिटेल में चलते हैं कि इसमें क्या क्या हमें देखने को मिले। पहला है दोहरे जुते हुए खेत। दोहरे जुते हुए खेत जिसके अवशेष थे प्राक पूर्व हड़प्पा कालीन अवशेष। ऊपर पढ़ा था हमने पूर्व हड़प्पा और हड़प्पा कालीन, ये 2 अवशेष देखने को मिलते हैं। दोहरे जुते हुए खेत, प्राक पूर्व हड़प्पा कालीन अवशेष। एक खेत से एक साथ 2 फसलें। दोहरे जुते का मतलब है खेत एक ही है, हमें एक ही समय में 2 फसलें मिलती है। करेंगे कैसे? ग्रिड प्रणाली द्वारा। ये प्रणाली कौन सी है? ग्रिड। ग्रिड मतलब जालीनुमा, इसको बोलते हैं ग्रिड मतलब जाल, जालीनुमा ग्रिड प्रणाली स्ट्रक्चर है। दिशा कौन सी थी? दक्षिण से पूर्व। दक्षिण से पूर्व दिशा थी, ग्रिड प्रणाली थी, एक साथ 2 फसलें मिलती थी। दोहरे जुते हुए खेत किसके साक्ष्य हैं? कालीबंगा सभ्यता के। घरों से गंदा पानी निकलने के लिए ऊपर से ढकी हुई पक्की ईंटों की नालियां बनी हुई थी और छतों से पानी निकलने के लिए लकड़ी की नाली का प्रयोग था। ये 2 प्रकार की नालियाँ, एक घरों के बाहर जो हमारे आमतौर पर होती है वो पक्की ईंटों से बनी हुई थी और ऊपर से कवर्ड थी, और छत से निकलने के लिए लकड़ी की नाली का प्रयोग किया गया था। भवन निर्माण में ईंटों का प्रयोग हुआ था। पक्की ईंटों के मकान बने हुए थे। ईंटों का अनुपात 4:2:1, 1 का डबल 2, 2 का डबल 4। ये ऐसे याद कर लो, 4 का आधा 2, 2 का आधा 1। ये L/B/H था, यानी पहले लेंथ, फिर ब्रेथ और फिर हाइट। अलंकृत ईंट, नक्काशीदार ईंट, अलंकृत फर्श के प्रमाण मिले हैं। अलंकृत ईंटें जो थी उनके ऊपर अलंकृत किए गए थे, डिज़ाइन बनाए गए थे। नक्काशीदार ईंटें थी, अलंकृत फर्श के प्रमाण मिले हैं, यानी ये अच्छा ज्ञान रखते थे ईंटों के डिज़ाइन के बारे में। ये एक नगरीय सभ्यता थी, नगर था यहाँ पे, और नगर नियोजन के लिए ग्रिड प्रणाली, फिर ग्रिड प्रणाली आ गया। चेस बोर्ड पैटर्न पर आधारित सड़कें थी यहाँ पे। चेस बोर्ड सब जानते हैं, शतरंज जो खेलते हैं, चेस बोर्ड नुमा ग्रिड प्रणाली चर। कुछ सड़क ऐसे निकल रही है, कुछ ऐसे निकल रही है, कुछ उनको काटते हुए निकल रही है, ऐसे। यानी ये सड़कें बनी हुई है, यहीं घर बने हुए हैं, जैसे आजकल हमारे शहरों में देखने को मिलता है। सूती कपड़े में लिपटा हुआ उस्तरा। सूती कपड़े में उस्तरा मिला था। उस्तरा मिलने का मतलब क्या है? कपास की खेती के साक्ष्य। बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट लाइन है ये।
सूती कपड़े में उस्तरा मिला, जो कपास की खेती के साक्ष्य हैं। यूनानी इसे सिंडन कहते थे। यूनानी लैंग्वेज थी, यूनानी लोग आते थे, इसे सिंडन कहते थे। अग्निकुंड 7 मिले हैं। अग्निकुंड में पशुओं की हड्डियों के आधार पर हड्डियां मिली है, जिसके आधार पर ये विस्तृत पता चलता है कि यहाँ पशु बलि दी जाती थी। ऊंट की हड्डियों के अवशेष मिले हैं। और लास्ट सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट, एग्ज़ाम में बहुत बार पूछ चुका, शल्य चिकित्सा के प्रमाण मिले हैं। एक बच्चे की कब्र या शव मिला है, जिसके सिर में कितने छेद थे? 6 छेद। 6 छिद्रित कपाल मिला है। कपाल मतलब सिर की हड्डी मिली है, कब्र मिली है, जिससे पता चलता है शल्य चिकित्सा के प्रमाण हैं। इस पेज में हमें याद करना है कि नगरीय सभ्यता है, ग्रिड प्रणाली चर है, उस्तरा मिला है, कपास की खेती के साक्ष्य मिले हैं, अग्निकुंड 7 हैं, पशु बलि दी जाती थी, और शल्य चिकित्सा के प्रमाण में एक सर मिला है जिसमें 6 छिद्र हैं। कब्रगाह। कब्रगाह का मतलब होता है ये शव को गाड़ते थे। कब्र की जगह मिली है खाली। कब्रगाह अर्थात शव को गाड़ते थे। 3 प्रकार के समाधिकरण शवदान मिले हैं। पूर्ण मिला है, आंशिक मिला, दाह संस्कार मिला है। यानी ये दाबते भी थे, पूर्ण को, आंशिक को और दाह संस्कार, और ये लकड़ियों में जला भी देते थे, जिस पे हम हिंदू सभ्यता के लोग अब दाह संस्कार करते हैं। सड़कें मिली है उत्तर से दक्षिण, पूर्व से पश्चिम, समकोण पर काटती हुई। समकोण मतलब ऐसे, समकोण पे इसको काटेगी। और कालीबंगा के दोनों टीले, नगर टीला और दुर्ग टीला, जो हम पहले डायग्राम से कर चुके हैं, पूर्व टीला, पश्चिमी टीला, डबल परकोटे सुरक्षा दीवार से घिरे हुए थे। ये हम बात ऊपर पहले कर चुके हैं। जले हुए चावल के साक्ष्य मिले हैं। चूल्हे वर्तमान तंदूर के समान, मतलब बड़े बड़े तंदूर मिले हैं। इससे पता चलता है कि इसका मेसोपोटामिया से संबंध है। इससे पता चलता है कि इसका ईरान व पश्चिम एशिया में मेसोपोटामिया से संबंध होने का प्रमाण मिलता है। बड़े बड़े बेलनाकार तंदूर मिले हैं। बड़े बड़े कौन से तंदूर मिले हैं? सिलेंड्रिकल, बेलनाकार, बेलनाकार तंदूर मिले हैं, जिसमें अवशेष हैं ईरान के, पश्चिमी एशिया में मेसोपोटामिया के संबंध होने के प्रमाण हमें इसको देखने को मिलते हैं। शेष हड़प्पा स्थलों की तरह यहाँ पे मात्र देवी की मूर्तियाँ नहीं मिली, यानी कोई भी देवी की मूर्ति नहीं मिली है। इससे पता चलता है, अर्थात कालीबंगा की धार्मिक स्थिति का पता नहीं चलता है। कुछ नहीं पता कि ये धार्मिक थे या नहीं थे, इसके कोई भी साक्ष्य प्रमाण नहीं मिले हैं। लिपि मिली है, चित्रात्मक लिपि है, चित्र बने हुए थे उस लिपि में। मुहर मिली है, सिद्धवे लिपि की मिली है, चित्रात्मक दाएं से बाएं, और जो दाएं से बाएं फिर बाएं से दाएं लिखी गई थी, ये लिपि की बात कही गई है। दाएं से बाएं फिर बाएं से दाएं, और मुहर मिली है सिद्धवे लिपि की, चित्रात्मक दाएं से बाएं। हम लिखते हैं इधर से इधर, लेफ़्ट टू राइट हम लिखते हैं। ये उल्टी है, इनकी मिली है राइट टू लेफ़्ट, राइट टू लेफ़्ट, देन लेफ़्ट टू राइट, जैसे मुसलमान लिखते हैं, राइट टू लेफ़्ट। कालीबंगा के अवशेष कोट दीजी पाक के अवशेषों से काफ़ी मिलते हैं। मैंने बताया था ना, पाक जैसे लिखते हैं राइट टू लेफ्ट, वैसे ही इनकी लिपि मिली है राइट टू लेफ्ट, मुहर मिली है राइट टू लेफ्ट। तो कालीबंगा के अवशेष किससे मिलते हैं? कोट दीजी पाक के अवशेषों से काफ़ी मिलते हैं, और सर्वप्रथम भूकंप के साक्ष्य कालीबंगा से ही मिले हैं। और राज्य सरकार द्वारा कालीबंगा से प्राप्त अवशेषों के संरक्षण हेतु वहाँ एक संग्रहालय की स्थापना की गई है, जिसे दीनहीनों की बस्ती कहा गया है। ये एग्ज़ाम में क्वेश्चन आ चुका है। कालीबंगा के जो साक्ष्य मिले हैं वो एक संग्रहालय में रखे गए हैं, उसका नाम क्या है? दीनहीनों की बस्ती, दीनहीनों की बस्ती। ये आपका कंप्लीट होता है कालीबंगा सभ्यता। इसमें मेन बात याद करनी है इसकी खोजकर्ता, इसकी खोज, स्थिति, स्थान, अर्थ, मुख्य व्यवसाय और उत्खनन। और इसमें एक बात रह गई है, उत्खननकर्ता कौन थे? उत्खननकर्ता, इसके 2 उत्खननकर्ता थे, एक बीबी थापर, बीबी लाल,
बीबी लाल और बीके थापर, ये दो इसके क्या थे, उत्खनन करता थे, उत्खनन करता। बीबी लाल और बीके थापर ये नाम मुख्य हैं जो इसमें रह गए थे। तो उत्खननकर्ता कौन थे, बीबी लाल और बीके थापर। और ये हमें पूरा इसको विस्तृत अध्ययन कर लिया है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। थैंक यू सो मच।